गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे ज्वारीय सिद्धांतों के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो ज्वारीय सिद्धांत हैं इनको हम प्रलयवादिता पर आधारित सिद्धांत भी कहते हैं। प्रलयवादिता पर आधारित सिद्धांत अर्थात कैटास्ट्रॉफिक और कैटाक्लास्मिक थ्योरीज। इनमें से फ्रेंड्स अधिकांश सिद्धांत जो हैं वो दो तारों के परस्पर निकट आने से और उनके मध्य कॉलिजन यानी संगठन जो है उसके ऊपर आधारित हैं। तो ये जो ज्वारीय परिकल्पना है जेम्स जीन्स और जेफरेज की, तो फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित, इसको ब्रिटिश जोग्राफर जेम्स जीन्स ने 1919 में प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात 1929 में जेफरेज ने इसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किए और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, ये जो सिद्धांत है ये हमारे पूर्ववर्ती वैज्ञानिक लाप्लास जो हैं उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त करके तथा इसके पश्चात चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना थी उस ग्रहाणु परिकल्पना के दोषों को दूर करके ये जो परिकल्पना है ये जेम्स जीन्स ने 1919 में दी। और ये जो परिकल्पना है इस परिकल्पना में उन्होंने कुछ मान्यताएं मानी। जैसे पहली उन्होंने मान्यता मानी कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार आक्रांतता या आक्रांतक तारा जो है उससे शुरू होता है। अर्थात जो सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, उसकी उत्पत्ति में सूर्य के साथ साथ एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार जो है उसका भी योगदान था। दूसरी उन्होंने मान्यता मानी कि प्रारंभ में सूर्य ज्वलनशील गैस का पुंज था जो अपनी कील पर घूम रहा था। अर्थात सूर्य जो है वो ज्वलनशील गैसीय अवस्था में था। पूर्व काल की बात कर रहे हैं अपन। तीसरी उन्होंने मान्यता मानी कि सूर्य से विशाल आकार में एक जो तारा था, दूसरा जो शक्तिशाली तारा था, वो ब्रह्मांड में एक निश्चित पथ पर घूमता हुआ सूर्य के समीप आ रहा था। तो देखिए दोस्तों, वो जो इंट्रोड्यूसिंग स्टार जिसकी हम बात कर रहे थे उसके बारे में ये कह रहे हैं तीसरी मान्यता में कि वो अपने निश्चित कक्षा में और निश्चित पथ पर घूमता हुआ सूर्य के समीप आ रहा था। और चौथी उन्होंने मान्यता मानी कि जो साथी तारा था जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूसिंग स्टार कहा या आक्रांतक तारा कहा, उसकी ज्वारीय शक्ति का प्रभाव से या ज्वारीय शक्ति का प्रभाव जो है वो सूर्य के ऊपर पड़ा। सूर्य के बाह्य भाग जो है उसके ऊपर साथी तारे की ज्वारीय शक्ति का प्रभाव पड़ा। तो ये चार पांच मान्यताएं उन्होंने मानी और उन मान्यताओं के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जिसको द टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेफरेज कहते हैं हम। तो दोस्तों, जीन्स की जो उपरोक्त मान्यताएं थी उनके अनुसार जो साथी तारा था, इंट्रोड्यूसिंग स्टार था, वो जैसे जैसे सूर्य के निकट आया तो उस साथी तारे की जो ज्वारीय शक्ति है, विद्यार्थियों हम आज देखते हैं कि समुद्रों में सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण बल के कारण समुद्रों का पानी में ऊपर उठाव तथा नीचे धंसाव होता है। ऊपर उठाव को हम ज्वार कहते हैं और जब समुद्र का पानी नीचे चले जाता है तो हम उसको भाटा कहते हैं। तो ये जो ज्वार और भाटा है, ये ज्वार और भाटे सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के या ज्वारीय प्रभाव जो है उसके कारण आते हैं, आकर्षण बल के कारण। और यही जो सूर्य और चंद्रमा का जिस प्रकार हमारे समुद्रों पर ज्वार उत्पादन में आकर्षण बल लगता है, उसी प्रकार ये जो साथी तारा था सूर्य का, जब ये सूर्य के निकट आया तो उसका जो आकर्षण बल था उससे सूर्य के अंदर ज्वार उठने लगे, टाइड्स उठने लगे। जैसे जैसे जो साथी तारा सूर्य के निकट आता गया वैसे वैसे ज्वार भी बढ़ता गया। ये आप स्लाइड जो है, इस स्लाइड में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार या साथी तारा जो है वो साथी तारा सूर्य के निकट आ रहा है। ये साथी तारा सूर्य के निकट जैसे जैसे निकट आ रहा है वैसे वैसे सूर्य के
आकर्षण साथी तारे या इंट्रोड्यूसिंग स्टार के आकर्षण बल की वजह से सूर्य से कुछ भाग अलग होकर और सूर्य से दूर हो जाता है। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस स्लाइड से अच्छी तरीके से इस बात को हम समझ सकते हैं। अब मित्रों, फ्रेंड्स, ये जो तारा था, ये जैसे जैसे सूर्य के पास में आया वैसे वैसे ज्वार जो है वो भी बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आता है कि तारा गति करते हुए सूर्य के निकटतम आया तो सूर्य का बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थ एक सिगार के आकार में, किस आकार में, एक सिगार के आकार में या एक फिलामेंट के आकार में, ये जो पदार्थ था इस प्रकार एक, ये देखिए, ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के आकार में ये जो पदार्थ है ये बाहर निकल गया और तारा, साथी तारा इंट्रोड्यूसिंग स्टार अपने पथ पर आगे बढ़ गया क्योंकि वो अपनी निश्चित कक्षा में जा रहा था। अब जो पदार्थ सूर्य से बाहर निकला था, ज्वारीय पदार्थ, वो चूँकि साथी तारा निरंतर गति करता हुआ आगे निकल गया और वो जो ज्वारीय पदार्थ था वो उस साथी तारे या इंट्रोड्यूसिंग स्टार के साथ नहीं जा सका। साथ ही साथ में वो सूर्य से चूँकि दूर हो चुका था इसलिए पुनः सूर्य में भी नहीं मिल सका। परिणाम स्वरूप या अंततः वो जो पदार्थ था ज्वारीय आकार का, फिलामेंट के आकार का पदार्थ, वो सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने लगा, सूर्य के चारों ओर क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस फिलामेंट को सूर्य भी अपनी ओर आकर्षित करता है और जो साथी तारा था, इंट्रोड्यूसिंग स्टार था, वो भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोनों की आकर्षण शक्ति इसको अपनी ओर खींच रही थी। परिणाम स्वरूप ये जो फिलामेंट की आकृति थी, ये फिलामेंट की आकृति जो है वो, ये जो क्षमा करें, ये जो पदार्थ था ये एक फिलामेंट के आकार में अलग हो गया, अर्थात ये दोनों किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो गया। जैसा कि आप इस स्लाइड के अंतिम चित्र में देख पा रहे हैं किस प्रकार जब हम हमारे ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो बीच में जो है वो बड़े आकार के ग्रह पाए जाते हैं, जबकि दोनों किनारे हैं उन पर छोटे आकार के ग्रह हैं। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि एक तरफ सूर्य ने उसको इस पदार्थ को, ज्वारीय पदार्थ को आकर्षित किया, तो दूसरी तरफ इसको साथी तारे ने आकर्षित किया। धीरे धीरे फ्रेंड्स, ये जो पदार्थ था ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा और फिलामेंट का आकार भी संकुचित होने लगा। कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स ये लगने लगा क्योंकि ये पदार्थ ठंडा होने लग गया था। धीरे धीरे शीघ्र ये जो पदार्थ है वो ठंडा हो गया और इसमें कई दरारें या गांठें पड़ गईं और इन दरारों से विखंडित होकर यह पदार्थ ग्रहों के रूप में बदल गया, जो कि 9 ग्रह कहलाए। इसी प्रकार ये जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स थे, इन ग्रहों के पदार्थों पर सूर्य के आकर्षण का प्रभाव पड़ा और उसके आकर्षण प्रभाव से ज्वार उत्पन्न होने से उपग्रहों का निर्माण हो। जो प्रक्रिया साथी तारे ने सूर्य के साथ दोहराई, वही प्रक्रिया सूर्य ने इन ग्रहों के साथ दोहराई और ग्रह जो हैं उनसे उपग्रहों का निर्माण हुआ। जीन्स की फ्रेंड्स ये जो परिकल्पना है इसमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ग्रहों का आकार है, उनकी सापेक्षिक स्थिति है, उपग्रहों की संख्या है आदि की इसमें निश्चित व्याख्या हो सकती है, व्याख्या हो पाती है। ये देखिए इस स्लाइड में आप सिगारनुमा जो आकार है उस सिगारनुमा आकार से सूर्य के आकर्षण से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण जो है वो किस प्रकार होता है और किस प्रकार हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशन इसमें दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो उपग्रह हैं, ये जो जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी, इसकी कुछ विशेष बातें जो कि पहले जैसे हमने करी कि ज्वारीय फिलामेंट जो है उसकी आकृति बीच में मोटी और किनारों पर पतली है, बॉबिन की जैसे, और इस आकृति से वर्तमान ग्रहों का क्रम और आकार जो है उसी की यदि हम समीक्षा करें तो बिल्कुल न्यायसंगत बैठता है। इसके द्वारा दूसरी इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, इसके द्वारा उपग्रहों का जो क्रम है वो भी अनुरूप बैठता है। सिगारनुमा जो आकृति है उसमें बड़े उपग्रह दूर हैं तथा मध्य में हैं, जबकि छोटे उपग्रह पास में हैं।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें पृथ्वी को प्रारंभ में तरल अवस्था में माना गया, जो भूगर्भ शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सही है। एक अंतिम बात फ्रेंड्स, सिद्धांततः सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की ओर झुके हुए होने चाहिए, और यह तथ्य बिल्कुल सही है। प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य के संदर्भ में झुके हुए हैं, सभी प्लैनेट्स जो सूर्य की तरफ झुके हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही बैठता है। इस आधार पर जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना काफ़ी रोचक और काफ़ी वैज्ञानिक और तर्कसंगत थी, किंतु फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई, इसमें कुछ सैद्धांतिक कमियां थी, जिनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जिसके आधार पर इस हाइपोथेसिस को आलोचना जो है वो झेलनी पड़ी। पहली प्रमुख जो आक्षेप इस पर लगा वो ये है कि ग्रहों का जो कोणीय संवेग है, इसकी समस्या अभी भी नहीं सुलझ पाई। ग्रहों का कोणीय संवेग जो है वो अधिक क्यों है? यदि ये जो पदार्थ है, ये जो ग्रह हैं, ये सूर्य से अलग होकर बने हैं, तो इनका कोणीय संवेग सूर्य के समान ही होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य में कोणीय संवेग कम पाया जाता है, जबकि ग्रहों में कोणीय संवेग ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा प्रमुख आक्षेप, सूर्य से निकला हुआ जो पदार्थ है किस प्रक्रिया से और किस प्रक्रम से ठंडा हुआ, इसका तार्किक उत्तर इस परिकल्पना में नहीं मिला। तीसरा प्रमुख आक्षेप ये है कि जो सौर मंडल में जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी मध्य दूरी इतनी अधिक है कि जीन्स का जो फिलामेंट का उदाहरण है उसे प्रमाणित करने में असफल है, क्योंकि सूर्य से वरुण की दूरी सूर्य के व्यास से लगभग 3200 गुना है। ये जो ये हम मतलब पेरिस्की महोदय ने गणितीय आधारों पर यह सिद्ध किया कि परिकल्पना के आधार पर ग्रहों की दूरियां किसी भी प्रकार से संभव नहीं हैं। एक अंतिम आक्षेप और जो प्रमुख आक्षेप भी है वो और लगा, लेविन महोदय ने इस सिद्धांत पर आक्षेप लगाया, और लेविन ने कहा कि तारों के जो परस्पर दूरियां हैं कई लाख प्रकाश वर्ष होती है, इसलिए किसी भी तारे का समीप आना और उससे ज्वार का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसलिए इस परिकल्पना का जो मूल आधार है वो मूल आधार ही उन्होंने, लेविन महोदय ने गलत सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना पे 4 प्रमुख आक्षेप जो हैं वो लगाए गए, और फिर भी इस सिद्धांत के बारे में ओटो श्मिड महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसको मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा कि जीन्स के सिद्धांत की ये विशेषता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से दोषयुक्त है, वह जनसाधारण की दृष्टि में एक गुण बन गया है। ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने जीन्स के सिद्धांत के बारे में, ओटो श्मिड ने, जो उनके सिद्धांत की तार्किकता को पुष्ट करती है, उनके सिद्धांत की महत्ता को पुष्ट करती है। उम्मीद है दोस्तों ये जो सिद्धांत है, ज्वारीय परिकल्पना जो है, ये आपको इससे संबंधित सभी जो बातें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।